तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। Which of the following are not the characteristics of teacher-centered method of a teaching? Okay, तो एवरीवन स्टूडेंट्स, आपको ये चीज तो पता ही है कि टीचर सेंट्रिक क्या होता है। टीचर सेंट्रिक ये होता है जब आप टीचर एक क्लास में एक्टिव है और स्टूडेंट जो कि प्यूपिल होता है वो क्या होगा, पैसिव। इसके अंदर टीचर का रोल ज्यादा होता है और स्टूडेंट या प्यूपिल का रोल बिल्कुल मिनिमम होता है, जिसमें टीचर ही एक वन वे डायरेक्शन दे रहा होता है, स्टूडेंट्स बात उसको चुपचाप सुन के क्लास ले रहे होते हैं। ठीक है, तो इस वाले सेंट्रिक को टीचर सेंट्रिक मेथड ऑफ टीचिंग कौन सा फीचर नहीं है, ये क्वेश्चन में आपको पढ़ना है कि नहीं है। ठीक है, फर्स्ट, स्टूडेंट्स आर पैसिव लर्नर्स। क्या स्टूडेंट पैसिव लर्नर्स होते हैं? अभी मैंने आपको बताया ये तो है। ठीक है, नॉट पूछ रहा है वो टीचर्स एक्ट एज अ फैसिलिटेटर फॉर द लर्निंग, नहीं, क्योंकि पूरा रोल ही टीचर प्ले करता है तो वो फैसिलिटेटर तो नहीं हो सकता। तो हमारा बी ऑप्शन जिसमें है वो तो करेक्ट ही होगा। तो मान के चलते ए में तो नहीं है बी और इसमें डी में भी नहीं है, डी ऑप्शन में। नेक्स्ट, टीचर डायरेक्ट्स लर्निंग एक्टिविटी। डायरेक्ट करता है? सिर्फ डायरेक्ट करता है? नहीं, लर्निंग एक्टिविटीज के साथ वो क्या करवाने की कोशिश करता है, उनको पूरा पार्टिसिपेट नहीं कराने की कोशिश करता है, सिर्फ अपने डायरेक्शन किस हिसाब से देता है ताकि इंस्ट्रक्शन के रूप में दे सके। लर्निंग इज बेस्ड ऑन अ कोलैबोरेशन बिटवीन स्टूडेंट्स, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है, कोलैबोरेशन तो कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमारा ये डी वाला ऑप्शन भी होता है एलिमिनेट। तो आपको इससे पता चल गया होगा कि ये बी ऑप्शन किस हिसाब से, एक तो बी और एक ई, लर्निंग इज बेस्ड ऑन स्टूडेंट इंटरेस्ट। ठीक है, तो केवल बी और ई आपका है करेक्ट आंसर। What are the various silent features of the formative evaluation? Formative evaluation के कौन से फीचर्स है इसमें से? देखिए, फर्स्ट, it provides feedback to the teachers to use teaching strategies according to the need of the learners. हाँ, ये तो लग रहा है, एकदम राइट है। It helps learners to actively and continuously engage in learning. ये भी लग रहा है, ठीक है, क्योंकि वो एक्टिवली रखता है, क्विजेस वगैरह होते हैं, अलग अलग आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप भी पार्टिसिपेट करते हैं। इट हेल्प्स इन एनहांसिंग द लर्निंग एबिलिटी ऑफ द लर्नर्स, ये भी लग रहा है, ठीक है। तो इट कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल ग्रेडिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ द लर्नर, नहीं नहीं, डी तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि डी आपका सम्मेटिव असेसमेंट है। ठीक है, तो डी वाला हम जो पॉइंट है वो तो हम एलिमिनेट करेंगे, जिसमें भी डी दिख रहा है वो तो आप ऑटोमेटिकली काट देंगे। फिर आपका ऑप्शन बच जाता है ए, बी और सी, जो आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है उसके अंदर क्या क्या हेल्प करता है, एक तो फीडबैक के लिए, एक एक्टिवली इंगेज और कंटिन्यूअसली इंगेज करने के लिए लर्निंग में, और इट हेल्प्स इन एनहांसिंग द लर्निंग एबिलिटी ऑफ लर्नर। सो द ऑप्शन इज सी, सी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आप ये अच्छे से क्रैक कर पा रहे होंगे क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, तो यू मस्ट ट्राई एंड प्रैक्टिस दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, हम पहुंचते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ द कोलैबोरेटिव? पहली बात तो देखिए, कोलैबोरेटिव की बात की जा रही है, किसकी? कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। कोलैब, जब आप कोलैब की बात करते हैं तो आप मिल के पढ़ते हैं, ठीक है, एक अच्छे से ग्रुप बना के, एंड देन आप लोग क्या करते हैं, आगे जाके उसको एक्सप्लोर करते हैं, नए आइडियाज, नए सॉल्यूशंस, उस हिसाब से डिस्कशन होता है। तो इसमें से कौन सा पॉइंट लग रहा है? एक्चुअली इसका ऑप्शन इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, ये भी है। डिक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, इससे तो आप पर्सपेक्टिव को और क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव को लेके चल सकते हो कोलैब में, तो ये तो नहीं होगा। फिर सी, इंक्रीज मोटिवेशन। ऑब्वियसली आप जब अकेले काम कर रहे हो और एक मिलके काम कर रहे हो तो मोटिवेशन ज्यादा होता है, ठीक है, ग्रुप में। मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल फीडबैक, यस। सो तो आपका ऑप्शन बनता है ए, सी और डी। होप आप क्रैक कर पा रहे होंगे हमारे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट, ओके, सो पोर्टफोलियो असेसमेंट कंसिस्ट ऑफ,
देखिए पोर्टफोलियो क्या होता है, एक पोर्टफोलियो जब हम बात करते हैं एक इन्वेस्टमेंट, जब एक डाइवर्सिफिकेट में आप जाके असेसमेंट कर रहे हो, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर, तो क्या चीज आपको हेल्प करती है? पहला, प्रोहिबिट कोलैबोरेशन अमंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट, एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स अचीवमेंट ओनली, बी तो नहीं लग रहा है, अचीवमेंट के लिए तो कैसे होगा, सिर्फ अचीवमेंट के लिए नहीं असेसमेंट है, बी वाले ऑप्शन हमारे सारे यहाँ पे कट हो जाएंगे, ठीक है। एंगेजिंग द स्टूडेंट इन असेसिंग देयर प्रोग्रेस एंड एस्टेब्लिशिंग ऑनगोइंग लर्निंग गोल्स, नाइस, ये वाला लग रहा है। प्रोवाइड स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट अपॉन फीलिंग्स, यस, अपॉर्चुनिटी जो वर्ड है वो पोर्टफोलियो से ही रिलेटेड है, तो जिसमें डी है और ए है, ठीक है, जिसमें आप बात करते हैं जिसमें प्रोहिबिशन ये बता रहा है, ये भी नहीं होगा क्योंकि प्रोहिबिट तो कैसे करेगा, ए वाला आपका ऑप्शन ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स, बी इज नॉट द करेक्ट अगेन, इंगेजिंग वाला आपका करेक्ट है, सी वाला और डी वाला, सी और डी इज योर करेक्ट आंसर एंड देन ई, दिस इज योर एब्सोल्यूट आंसर कि वो सी और डी और ई है जो लिंकिंग कर रहा है असेसमेंट और टीचिंग को लर्न करने के लिए मोर, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, ओके, अकॉर्डिंग टू विगोट्स्की की बात कर रहे हैं, ये लर्निंग वाली, आप जानते हैं ना विगोट्स्की की 3 चीजें दी गई है, एक तो स्केफोल्डिंग और क्या दे रखा है, स्केफोल्डिंग क्या होता है, स्केफोल्डिंग वो चीज होती है जिसके अंदर पहले आप सहारा देते हो और फिर हटा देते हो, फिर प्रोक्सिमिटी जोन दे रखा है, ठीक है, ये सारी चीजें किसने दी थी, विगोट्स्की ने, ठीक है, अकर्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेशन, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू हिम ओनली स्केफोल्डिंग इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग द स्टूडेंट विद ऑल ऑफ द आंसर एंड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ सपोर्ट देता है, पूरा आंसर और क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं देता है, तो योर स्टेटमेंट फर्स्ट विल बी करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट बट द स्टेटमेंट second is incorrect, so your answer will be the C1. okay, move to the next question. okay, इसमें क्या बोल रहा है, the teaching that provides all students with challenging instruction and uses supports when needed but removes those supports as students become able to handle more on their own is called, जी बताइए, पहला है रिसेसिव टीचिंग, सेकंड है एक्टिव टीचिंग, थर्ड है अडेप्टिव टीचिंग या फोर्थ है प्रॉब्लम ओरिएंट, बताइए इसमें से क्या है। पहली बात तो ये क्या बोल रहा है, चैलेंजिंग इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहा है, और फिर कब हटा रहा है, जब बच्चा खुद ब खुद करने की कोशिश कर रहा है या एबल हो जाता है, तो ये है आपकी अडेप्टिव। अडेप्टिव टीचिंग के अंदर क्या होता है, आप धीरे धीरे सिचुएशन को समझना स्टार्ट करते हैं और उस अकॉर्डिंग किसी सिचुएशन के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट कर देते हैं, उस कैपेबल बन जाते हैं आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए, दैट इज योर अडेप्टिव टीचिंग। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एस्पेक्ट्स ऑफ द रिसर्चर may cause psychological, ठीक है, psychosocial effect, actually psychosocial effect in the participant of study, psychosocial मतलब psychosocial किस हिसाब से आप बात करेंगे, बिहेव करेंगे, उस बारे में बात कर रहा है। पहला एज, रेस या जेंडर या फिर एटीट्यूड, इन चारों में से देखिए ये 3 चीजें रिलेटेड नहीं है, ये डेमोग्राफी वाली बात कर रहा है और ये आपका क्या है, बिहेवियर के बारे में बात कर रहा है, सो आपका ऑप्शन है डी। बिहेवियर की जब बात कर रहे हैं हम, वो आपका साइकोसोशल इफेक्ट के अंदर देखने को मिलता है। Which among the following would be the ethical issue? It's following ethical issue in a research study that involves participation of human subjects. अब ethical आपको पता है क्या होता है, ethical वो चीजें होती है जब आप रिसर्च कर रहे हैं तब उन चीजों में सही गलत और इन चीजों मोरलिटी की बात कर रहे हैं, उन चीजों का आप ध्यान रखते हुए रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, उन चीजों का ध्यान रखते हुए अगर आप रिसर्च कर रहे हैं विद द सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन स्टूडेंट, तो इनमें से कौन सा है वो इशू, बताइए। फर्स्ट, लेक ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसर्न, हाँ ये हो सकता है। सेकंड, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हार्म, ये भी हो सकता है।
एक्सेसिव इंड्यूसमेंट, ये भी हो सकता है, इंड्यूसमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो डी जो आपका डी ब्रीफिंग है, ये इसका कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है। तो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, बी एंड सी, ए, बी एंड सी। दिस इज फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, arrange the following scales of measurement from the simplest to most evolved। सिंपल से जैसे धीरे धीरे बढ़ता जाता है, वो बाकी सारी क्वालिटीज या फीचर्स को भी क्या करता जाता है, ऐड करता जाता है, प्रोग्रेसिव करता जाता है। तो बताइए इसमें से कैसे ऑर्डर होगा, बताइए। ये कल भी हमने टॉपिक पढ़ा था, ऑर्डिनल है ये, ओके, नॉमिनल, रेशियो, इंटरवल। देखिए पहला आता है नंबर की बात करेंगे तो आपका आएगा नॉमिनल, फिर हम नंबर और ऑर्डर दोनों की बात करेंगे, ऑर्डिनल, फिर आप इंटरवल की बात करेंगे, मतलब इक्वल इंटरवल्स, और लास्ट में जो सारे फीचर्स के साथ बंच आता है दैट इज योर रेशियो विच इन्वॉल्व जीरो एज वेल, ठीक है। सो फर्स्ट नॉमिनल होगा आपका, मतलब बी, फिर होगा ऑर्डिनल दैट इज ए, देन होगा इंटरवल दैट इज डी, and the last one is C. So the best combination is BADC, ठीक है, BADC, the last one, okay, this will be your correct option। next question पूछ रहा है, a researcher computes sample correlation coefficients R1, R2, R3, ठीक है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है, from 4 different samples and obtains their p values। p values देखिए 0.99, 0.999, 0.05 and 0.005 respectively। correlation coefficient significant है 1% पे पूछ रहा है, 1% लेवल पे कितना सिग्निफिकेंस होता है बताइए, जिसमें कम से कम चीज हो, बताइए। दैट इज योर R4, 0.05। This will be your correct option। Moving to the next question, okay, the question of whether the results of a study can be generalized beyond the specific research context is related to। ये generalize कर रहा है कब, beyond, क्या कर रहा है, जब क्वेश्चन है whether the result of a study can be generalized, जो रिजल्ट है स्टडी का वो जनरलाइज हो सकता है या नहीं बियॉन्ड द स्पेसिफिक रिसर्च कॉन्टेक्स्ट, ये किससे रिलेटेड है बताइए, ये किस फॉर्म का हमारी वैलिडिटी बोली जाती है। अच्छा, जब आप जनरलाइज की बात करते हैं, पहली बात तो जब जनरलाइज जब भी आता है वर्ड, ठीक है, हम बियॉन्ड द थिंग्स सोचते हैं कि किसी थ्योरी को जब फॉर्म कर रहे हैं और जनरलाइज कर रहे हैं, वो आपका हमेशा रिफ्लेक्ट करता है एक्सटर्नल वैलिडिटी, ओके, क्या रिफ्लेक्ट करता है, एक्सटर्नल वैलिडिटी। नेक्स्ट, which of the following diagram would be useful in depicting the median value in the data। जब हम मीडियन की बात करते हैं तो मीडियन दो चीजों को क्या करता है, इक्वली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, आपकी, ठीक है, आपकी जो सीरीज है या फ्रीक्वेंसीज है उसको क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा डायग्राम उसको एक्सप्लेन करता है, उस डेटा को यूज करता है एक डायग्राम बनाने के लिए, बताइए। बार चार्ट, बॉक्स प्लॉट, पाई चार्ट, स्कैटर्ड प्लॉट। देखिए स्कैटर्ड प्लॉट तो होगा नहीं, ठीक है, और पाई चार्ट भी नहीं कर सकता, बार चार्ट हम यूज ही नहीं करते इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन विल बी बी, द बॉक्स प्लॉट, जिसमें इक्वल फ्रीक्वेंसी को आप क्या कर सकते हो, इजीली रैप, ओके। नेक्स्ट, okay, this is also from the research। identify the measures of the central tendency। central tendency की जो measures होते हैं वो इनमें से कौन कौन से हैं जिनमें यूज किए जाते हैं। फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, सेकंड मीडियन, थर्ड है रेंज, डी है आपका फोर्थ मतलब मोड, या ई सेकंड एक्ट डेसाइल। बताइए, देखिए अभी तक तो आपने आराम से कोड कर लिया होगा। पहली बात तो ये सेकंड डेसाइल, रेंज, ये करके कुछ भी चीज नहीं है, इससे कोई आप सेंट्रल टेंडेंसी नहीं निकाल सकते हो। सी और ई जिसमें नहीं होगा वो तो ऑटोमेटिकली कट जाएगा। तो योर ऑप्शन विल बी ए, बी एंड डी ओनली, दैट इज अर्थमेटिक मीन, मोड एंड द
मीडियम, इट इज योर करेक्ट कॉम्बिनेशन। आइए नेक्स्ट देखिए, किसी शोध पत्र का संदर्भ खंड एपीए, एपीए शैली की बात कर रहा है, ये एपीए शैली में लिखा गया है, संदर्भ से संबंधित सूचना को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए इसमें आपको क्या करना है, अरेंज करना है। क्या करना है, अरेंज, कि कैसे हम लोग जब एक रिसर्च बनाते हैं पेपर या रिसर्च करते हैं तो उसको कैसे वापस सबमिट करते हैं या फिर रिफोल्ड करते हैं, ठीक है, उसकी क्या सीक्वेंस रहती है या क्या अरेंजमेंट्स रहते हैं, बताइए जी। पहले आपका आएगा नेम ऑफ द ऑथर, फिर आपका आएगा ईयर ऑफ द पब्लिकेशन, ठीक है, उसके बाद आपका आएगा टाइटल ऑफ द आर्टिकल और लास्ट में आपका आएगा पेज नंबर। तो ये जहां पे कॉम्बिनेशन बैठ रहा है सी, बी और डी, ए, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन है डी। आई होप आप इसे अच्छे से क्रैक कर पा रहे होंगे, है ना। ओके, दिस इज इट फॉर द टुडे एंड आई होप आप लोगों को मजा आया होगा और कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको अच्छा लगा होगा। हम ऐसी रोज वीडियोस ला रहे हैं विद द सेम टाइमिंग 8 o'clock इन इवनिंग। तो आई विश कि आप लोग आके और ये प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि अगर आप चाहते हैं यूजीसी नेट या जेआरएफ को क्रैक करना तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं प्ले स्टोर के जरिए, जिसमें श्रीजी स्टडी सेंटर प्रोवाइड करा रहा है आपको पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 के कोर्सेज, जो आप अवेल कर सकते हैं, वो भी रीजनेबल रेट्स में। और साथ में आपको मिलेंगे प्रैक्टिस पेपर्स एंड होल कोर्स ऑफ द पेपर, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ और कल फिर से आइए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम फिर मिलेंगे और आप अच्छी अच्छी तैयारी के साथ आइए और उसे क्रैक कीजिए।